नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण बिरादरी को लेकर चल रही राजनीति बड़ी चर्चा में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच एक जुबानी जंग चल रही है पिछले कई दिनों से, महीने भर से। इसी बीच डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में 101 बटुकों की पूजा कर सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी। इस दौरान यूजीसी नियमों को लेकर भी ब्राह्मण समाज में नाराजगी की खबरें सुर्खियां बनी थी। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक का ये कदम क्या कोई किसी तरह का कोई डैमेज कंट्रोल है ब्राह्मण बिरादरी को लेकर? और अगर ये डैमेज कंट्रोल है तो फिर उसके लिए दिशा निर्देश कहां से आए हैं? लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। ब्रजेश पाठक और दूसरे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी चर्चा में है। संघ प्रमुख ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अलग से मुलाकात की है और इन मुलाकातों के केंद्र में भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद, यूजीसी के बदले हुए नियमों के चलते जनरल कास्ट में नाराजगी माफ कीजिएगा, और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का ध्वस्तीकरण, ये तमाम चीजें इस मुलाकात के केंद्र में भी मानी जा रही हैं। तो क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए अपने सबसे डेडिकेटेड, अपने सबसे वफादार ब्राह्मण वोटर को संभालना एक चुनौती बन गया है? इससे जुड़े तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, सबसे पहला सवाल तो ब्रजेश पाठक को लेकर ही है। उन्होंने बटुक पूजन किया। ये एक ब्राह्मण होने के नाते, एक ब्राह्मण नेता होने के नाते उनकी व्यक्तिगत आस्था है या कोई राजनीतिक कवायद? देखिए, इसको मोटे तौर पे कहें तो ये डैमेज कंट्रोल है। प्रेशर पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? सबसे ज्यादा ब्रजेश पाठक पे पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पे हैं। तो अगर कम्युनिटी कोई प्रेशर डालेगी तो सबसे ज्यादा उन्हीं पे डालेगी। मुझे लगता है कि उनको कम्युनिटी के जो इनपुट है उन तक ज्यादा पहुंचा है, और उन्होंने एक ये फैसला लिया कि जिन बटकों का माघ मेले में अपमान हुआ, उन्हीं के साथी बटकों का सम्मान किया जाए, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अब देखिए, बटुक कौन है? जो भी बच्चा वेद पाठ करता है वो बटुक है। उसमें जात से कोई मतलब नहीं है। और शास्त्रों में भी देखिए, एक ब्राह्मण शास्त्रों का है और एक ब्राह्मण जाति का है। शास्त्रों में जिसे ब्राह्मण कहा गया है वो विद्वान है, वो वेदों का ज्ञाता है, सदाचारी है, नैतिक है, मर्यादित जीवन जीता है। तो ये जितने भी बटुक किसी भी कुल में पैदा हुए हों, अगर वो वेद पाठ कर रहे हैं तो माना जाता है कि ये ब्राह्मणोचित काम कर रहे हैं। तो ये उसी तो आपने कहा कि ब्रजेश पाठक ने ये इसी डैमेज कंट्रोल के लिए इसको किया है। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो मौनी अमावस्या, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दोस्तों ये पूरी जो बात शुरू हुई थी ये 18 जनवरी को माघ मेला चल रहा था प्रयागराज में। मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन की और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की एक झड़प हुई स्नान करने को लेकर। फिर उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के उसमें बयान आ गए, पलटवार कर दिया शंकराचार्य ने, और ये बात जो है वो बहुत ज्यादा फैल गई और ये सीएम वर्सेस शंकराचार्य एक तरीके से सामने आ गया ये पूरा विवाद। अब योगी आदित्यनाथ के तेवर तो आज तक भी तल्ख हैं। ऐसे में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक संदेश इससे क्या ये नहीं जाता कि पार्टी के अंदर एक भीतरी लड़ाई है और वो इस विवाद के जरिए बाहर आ गई है? यानी सीएम के पीछे नहीं है डेप्यूटी सीएम, या सीएम के साथ नहीं है डेप्यूटी सीएम। कम्युनिटी का मामला आया तो वो कम्युनिटी के बहाने सही, लेकिन दोनों अलग अलग रुख नजर आने लगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई चीजें हैं जो सप्लीमेंट्री नैरेटिव सोशल मीडिया से लिया होगा कि ब्रजेश पाठक को तो केंद्र ने काम पर लगाया है। नहीं, देखिए, केंद्र क्यों काम पे लगाएगा? उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी बीजेपी की तो उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा, केंद्र सरकार को क्या फायदा होगा? केंद्र की बीजेपी यानी लोकसभा चुनाव जो प्रभावित करता है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013-14 में 73 सीटें जीत के आई, 74 सीटें जीत के आई थी भारतीय जनता पार्टी में एलाइंस के साथ।
बीजेपी की सरकार में तो उसकी सीटें कम हुई, चाहे 2019 हो और चाहे 2024 हो। तो केंद्र का क्या नुकसान है? केंद्र के तो दोनों हाथों में लड्डू है। उत्तर प्रदेश में सरकार अगर समाजवादी पार्टी की बनती है तो ये निश्चित जानिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। उसके कई कारण हैं, वो सरकार बनने के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार है और सीटें घट रही लोकसभा में, तो केंद्र के नेताओं को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। फर्क पड़ता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लोगों पे फर्क पड़ता है अगर सरकार जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र ने काम पे लगाया है, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन व्यक्तिगत मेरा जो विश्लेषण है उसके हिसाब से पाठक जी को अपनी इमेज की चिंता है, बीजेपी की चिंता है। जो 2027 के चुनाव होने हैं, अगर बीजेपी 202 सीटों से नीचे आ जाती है किन्हीं कारणों से, तो पाठक डिप्टी सीएम बनने की स्थिति में ही नहीं होंगे। तो उनको तो चिंता ये है कि पहले बीजेपी के नंबर्स 202 के ऊपर जाएं। वो जैसे पहले 312 थे, फिर 255 हो गए। तो ऐसा ना हो कि उसमें 55 सीटें घट जाएं और 200 पे आके रुक जाएं, तो फिर 2 सीटों का मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी चिंता तो ये, मुझे लगता है कि उनकी पहली चिंता यही है, क्योंकि लोकसभा में तो सीटें घट गई। 75 सीटें लड़कर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटें ले आ पाई 2024 में। 62 सीटें लड़कर समाजवादी पार्टी 37 सीटें ले आई। तो स्ट्राइक रेट में तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे हो गई। तो इनकी चिंता प्रदेश की राजनीति है पाठक जी की, और उनकी चिंता प्रदेश में तीसरी बार सरकार रिपीट होने की है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के जो इकोसिस्टम है, या मैं कहूं कि सरकार में रहते हुए सरकार का स्टैंड क्या है वो साफ है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो सरकार का स्टैंड माना जाता है, और मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं पाठक ने उसके अगेंस्ट एक तरीके से, अगर कुछ लोग ये बात कहते हैं, मैं इसे अगेंस्ट नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि उन्होंने पाठकों को सम्मान करके एक अपना मैसेज दिया है। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति के तहत भी इसे देखा जाना चाहिए। एक और बीजेपी के सीनियर नेता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने भी ब्रजेश पाठक के सुर में सुर मिलाया है। तो अब इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रदेश भर के ब्राह्मण बीजेपी नेता जो हैं वो इस डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। पाठक भर की बात नहीं है। हाँ जी, नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी राजनीतिक उथल पुथल है समीकरणों को लेकर, उसको अगर आप समझिए तो उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर, अगर सिर्फ शुद्ध जातीय राजनीति के चश्मे से देखें, तो सबसे बड़ी बिरादरी ब्राह्मणों की है। 1931 की जनगणना के हिसाब से 11.5% जिन्होंने अपने को ब्राह्मण लिखवाया, और बाकी जो त्यागी और भूमिहार ब्राह्मण हैं उनकी भी आबादी करीब 1% है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों अगर जोड़िए तो 12.5% होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जाटो कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें जाटो हैं, धुसिया हैं, एक और कास्ट का नाम उसमें है जो मैं भूल रहा हूं। तो लार्जेस्ट कम्युनिटी ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मणों के 3-4% वोट में भी चेंज होता है तो बीजेपी को तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि 12+% यानी 12.5% वोट में अगर 2-3% इधर उधर होता है तो बहुत बड़ा वोट होता है वो। और ये अगर यहां से कटा और कहीं और जुड़ा तो वो पूरे समीकरण को पलट देगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 89 के बाद, 89 से ब्राह्मण की राजनीति तटस्थ हो गई थी, नेपथ्य में चली गई थी, और किसी सरकार को बहुमत मिला तो बीजेपी को मिला 91 में। वो सरकार ज्यादा दिन चली नहीं। फिर उसके बाद जितनी सरकारें बनी, चाहे 93 की सपा बसपा की बनी हो, चाहे 96 की बीजेपी की और बसपा की बनी हो, या फिर 2002 की सरकार बनी हो, उसमें ब्राह्मणों का कोई रोल, राजनीतिक तौर पे उनकी भूमिका कहीं न किसी ने पहचाना, न किसी ने उस पर चर्चा की। पहली बार किसी ने चर्चा की और भूमिका को पहचाना तो मायावती थी। 2007 का उनका प्रयोग था, और उसके बाद 206 सीटों लेके आती हैं, और उन्होंने सर्वजन का फार्मूला दिया था। तो वहां से ब्राह्मण की राजनीति वापस आ गई। मतलब एक नारा चलता है, श्री राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, और मैं कहता हूं काशी मायावती तेरी नेक कमाई तूने सोती ब्राह्मण कौम जगाई। उसके बाद से देखिए ब्राह्मण जो है मंच के फ्रंट पे आ गया। और चाहे 2012 हो, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ ही लोग जाके किए थे कारवां में, और फिर 14 में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हुए और फिर खड़े ही रहे। उसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। उसके कई कारण हैं, वो उसके राष्ट्रीय कारण ज्यादा हैं, प्रादेशिक कारण कम है। और जो राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से बीजेपी की जो राजनीति है वो सूट करती है इस ब्राह्मण कम्युनिटी को,
और दूसरी बात, अगर आप देखें आजादी की लड़ाई में तो सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका चाहे तिलक की हो या जितने भी, मोस्टली उसमें इसी कम्युनिटी के लोग थे। अगर लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट निकल आएगी। फांसी पे चढ़ने वाले हों, काला पानी में जाने वाले लोग हों, गोखले हों, तिलक हों, सब आप देखिए, सब वही, या तो वो चित्पावन ब्राह्मण थे, या पंजाब के थे, या उत्तर प्रदेश के थे, नेहरू भी उसी में आते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है ये जागरूक है। भले ही 1857 में जो गदर हुई थी, जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में भी मंगल पांडे सहित ज्यादातर जो बंगाल रेजिमेंट थी उसमें ब्राह्मण थे। उन लोगों ने ही सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम भी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जो सैनिक ज्यादा जिन्होंने विद्रोह किया था वो उसमें ज्यादातर ब्राह्मण है। और ये बात कई विद्वान लेखकों ने अपनी किताबों में लिखा। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि ये जो जागरूकता के लेवल पर इनकी इंपॉर्टेंस है। मैं इसको वापस मौजूद पॉलिटिक्स, कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स पे लेके आता हूं कि अखिलेश यादव लगातार ये अंडरलाइन कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो योगी सरकार में वो उपेक्षित है, वो लगातार अपनी तरफ से ऑफर देते रहते हैं। फिर मायावती एक आक्रामक रुख के साथ सामने आती हैं, वो यूजीसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जनरल कास्ट के या कहें कि ब्राह्मणों के साथ में खड़ी हो जाती हैं। वो घूसखोर पंडित फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मणों के साथ में खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो एक विपक्ष की तरफ से ब्राह्मण बिरादरी की तरफ एक आक्रामक पॉलिटिक्स हुई, इसने भी बीजेपी पर दबाव बनाया, आपको लगता है ऐसा? देखिए, बीजेपी पे दबाव बनाया ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि बीजेपी दबाव में नहीं है, बीजेपी सत्ता में है। सत्ता में जो रहता है वो दबाव में जल्दी आता नहीं। लेकिन जो लीडर हैं, जो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको दबाव महसूस हो रहा है। जैसे पाठक जी को दबाव महसूस हुआ, जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को दबाव महसूस हो रहा है। क्योंकि देखिए, दबाव तो तब महसूस होगा ना जब आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और क्या इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, यानी जो एक्चुअल पोजीशन है वो पहुंच रही है या फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। तो जिन नेताओं के पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो उसे लेके चिंतित होंगे, और जहां फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन पहुंचेगी या सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वहां कोई चिंता ही नहीं होगी। तो जिनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो सारे लोग चिंतित हो रहे हैं। अच्छा, अब रही समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, तो कोई ब्राह्मण विरोधी पॉलिटिक्स कभी बसपा ने किया होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल बनाया है। जब उनकी सरकार थी तो 6 मंत्री थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। मायावती ने भी लोगों को, मायावती के जमाने में 2007 में 41 एमएलए जीत के पहली बार आए थे 85 के बाद, ब्राह्मण कम्युनिटी के। तो ये मायावती ने भी मंत्री बनाए थे। हालांकि उनके जमाने में जो मंत्री थे मोस्टली भ्रष्ट थे, वो अपनी इमेज बनाने के बजाय सरकार और अपनी इमेज दोनों को डैमेज करने वाले लोग ज्यादा थे, तो उसका नुकसान हुआ बसपा को। लेकिन अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इक्वेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये 12.5% को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो कुल मिलाकर इस सारी डिस्कशन का कोर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण बिरादरी की नाराजगी बीजेपी का सिरदर्द है आज की तारीख में, और कैसे इसको मैनेज करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं में ब्राह्मण भी हैं, अदर कास्ट भी हैं, और वहां चूंकि जाति के चश्मे से चीजें नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुसंख्यक कार्यकर्ता, कमिटेड कार्यकर्ता उनके ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। तो अगर बीजेपी का कार्यकर्ता यानी कोर जो कार्यकर्ता बेस है उसमें अगर कोई बेचैनी है तो उसका रिफ्लेक्शन पार्टी पे आना तय है। अब वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरीके से बीजेपी में काम हुआ है, जिस तरह से पार्टी परेशान हुई है, वो सिर्फ इन कार्यकर्ताओं के तटस्थ रहने की वजह से हुआ है। तो ये सिम्टम बहुत बड़ा है। इस सिम्टम को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मायावती जी समझ रहे हैं, इसलिए वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो नेशनल लीडरशिप है उसके प्रति ब्राह्मण कम्युनिटी काफी उदार है। वहां कास्ट लाइन के हिसाब से नहीं सोच रही है, वहां देश के हिसाब से सोचती है, तो उसके साथ उसका एसोसिएशन ठीक है। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में ये जो इक्वेशन है पार्टी को लेकर, जिस तरीके से पंकज चौधरी ने जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक को हैंडल किया और उसके बाद से जिस तरीके का नैरेटिव सेट हुआ है,
तो वो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। तो क्या क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी इसको, अभी वक्त बाकी है, बीजेपी के लिए ये दिक्कत बनी रहेगी, बीजेपी इसको संभाल लेगी? क्योंकि ये फैक्टर भी ध्यान में रखना होगा ना कि 89% 90% वोट पिछले चुनावों तक तो ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को ही दिया है। हाँ, उनके पास विकल्प, सबसे स्ट्रांग विकल्प बीजेपी ही है। लेकिन अगर तटस्थ हो गया, वो वोट देने नहीं निकला, और जिस तरीके से एसआईआर में वोट कटे हैं, जो लोग शहर में हैं और गांव में दोनों जगह जिन्होंने अपने वोट रखे थे, उन्हीं के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। तो मुझे परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा न्यूट्रल है, उसको लग रहा है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, सरकार हम बनवाते हैं, चुनाव में हम जूझते हैं, लाठी हम खाते हैं, पुलिस हमको दौड़ाती है, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं से हम भिड़ते हैं और हमारी ही बेकदरी हो रही है। तो वो थोड़ा सा इस बात से बहुत खुश नहीं है। दूसरा, अगर कास्ट लाइन में कोई भी किसी भी लीडर के लिए कोई कास्ट पॉलिटिक्स चिपका दी जाती है, तो काउंटर नैरेटिव उसका बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान इसीलिए हुआ था कि उनके ऊपर एक जाति विशेष के साथ खड़े होने का आरोप लगा, और बसपा भी 2007 के बाद सत्ता में इसलिए नहीं आई कि वो भी सिर्फ एक कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे थे। देखिए, मल्टी कास्ट की पॉलिटिक्स करके या मल्टीपल इक्वेशन साथ लेके ही कोई राजनीति में सफल हो सकता है। अब मैं उसके आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ, 79 तो ओबीसी हैं, 66 जो है SC/ST हैं उत्तर प्रदेश में, तो 130-40 यही जातियां हो गई। इसके बाद जनरल कास्ट में बहुत सी जातियां हैं। तो अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको एक जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हों। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आबादी वाले लोगों को, एक तो माइनॉरिटी, आप यादव कम्युनिटी आपको वोट कर नहीं रहा है, तो दोनों जोड़ दीजिए तो 28% वोट यही हो जाता है। अगर बीजेपी के बेस वोट, यानी कि अगर जो इनका ब्राह्मण कम्युनिटी है, अगर 2-3% शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से ज्यादा शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, 2-3% में शिफ्ट हो जाएगा, तो बीजेपी के को सीटें जीतना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल। 32 मुझे लगता है कि 2022 में 32-33% वोट मिला था समाजवादी पार्टी को और 41% के करीब मिला था बीजेपी को। यानी अगर आप जो कह रहे हैं कि 3% वोट जाए तो ये 35 हो जाएगा और वो 41 से घट के 38 पे आ जाएगा, यानी 4% वोट इधर उधर हो गया, तब तो मामला ही बदल जाएगा। जो बात आप जी नीरज जी, ये 32% वोट इनका उतनी ही सीटों के हिसाब से है, 402 सीटों के हिसाब से है। लेकिन समाजवादी पार्टी 402 पे नहीं लड़ी थी। समाजवादी का जब आप देखेंगे तो 38% वोट पे थी, 38% जितनी सीटों पे, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितनी सीटें लड़ी थी। उनका टोटल वोट उस समय मैंने कैलकुलेट किया था, 38% वोट उनके हिस्से में अकेले समाजवादी पार्टी के झोली में था। तो ये तो बहुत ही इस हिसाब से बन जाता है। एक सवाल और आपसे कि संघ प्रमुख की भी मुलाकात हुई, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से कल रात को एक अलग मुलाकात की, फिर दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, क्या आपके पास सूचना है? और कैसे देखिए, और कैसे इसे उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात से हम जोड़ के देखें? देखिए, ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। शताब्दी वर्ष में अगर हम माने कि बीजेपी के चीजों को संघ कंट्रोल करता है, तो संघ तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं। जिस तरीके से विद इन द सनातन धर्म जो इस तरह के टकराव बढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक है। फिर तो जो हिंदू इकोसिस्टम की बात होती है वो पूरा डैमेज हो जा रहा है, और इसको अगर इसमें संघ लाचार नजर आ रहा है। संघ प्रमुख कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि सामाजिक तौर पे लोगों के मन में ये बात इस्टेब्लिश होती जा रही है धीरे धीरे कि भेदभाव हो रहे हैं। भेदभाव, अब देखिए, अलंकार अग्निहोत्री ने जो बात चिल्ला चिल्ला के कही, आखिर एक पीसीएस अफसर जो डिप्टी कलेक्टर है, वो अगर कोई बात चिल्ला के कह रहा है तो समाज मानेगा कि जब इसके साथ भेदभाव हो रहा है तो हमारे साथ तो हो ही रहा है। तो कुछ चीजें क्या होती है, घटनाओं के हिसाब से इस्टेब्लिश हो जाती है। दूसरा, बटुक किसी भी ब्राह्मण ही नहीं होता। बटुक यानी जो वेद पाठ करने वाला है वो सिर्फ ब्राह्मण या ब्राह्मण कास्ट वाली फैमिली में पैदा हो, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के साथ वहां माघ मेले में जो हुआ और जो उसका चित्रण सामने आया, कहीं से भी देखिए, दुर्वासा वाली परंपरा का भारत है। एक दुर्वासा ऋषि थे,
किसी को भी जरा जरा सी बात पे नाराज होकर श्राप दिया करते थे। तो यहाँ अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनको दो शंकराचार्य उनको एक्सेप्ट करते हैं, और जिनको दो भारत में जो परंपरा है, चार मूल पीठ है, चार मूल पीठ में तीन को मानेंगे तो मान लिया जाता है, तो इनको तो दो मान ही रहे हैं, एक कम से कम दो, यानी बहुमत से तो इनको शंकराचार्य लोगों ने मान ही लिया। अब शंकराचार्य जिनको मान लिया है लोगों ने, अब कोई और कहे कि नहीं हम नहीं मानते, तो ऐसे भी भारत में संप्रदायों की बड़ी लंबी लड़ाई रही है, अलग अलग विचारों को लेकर। कई मठ मंदिरों को लेकर भी ऐसे ही होती भाई ये फला संप्रदाय के। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो आपने बार बार सुना होगा रामानंदी परंपरा, रामानंदी परंपरा, रामानंदी परंपरा। तो जो रामानंदी परंपरा के अलावा भी बहुत सी परंपराएं हैं। तो बहुत ही फूंक के कदम रखने वाली बात है कि आप जिस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो नैरेटिव काउंटर क्रिएट करेगा, और उसमें फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। बिल्कुल। अभी लेकिन एक बात और कि चूंकि अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक एफआईआर के लिए मामला थाने में है, आशुतोष महाराज जो है उन्होंने दिया हुआ है, वो मामला कोर्ट में सुनवाई होनी है उसकी आने वाले दिनों में। यूजीसी का जो मामला है, जो कि एक नाराजगी का कारण है ब्राह्मण समाज की, वो भी अभी कोर्ट में है। आपको लगता है कि ये नाराजगियां, इन नाराजगियों की वजह तो एक बड़ी वजह है, लेकिन जो मुद्दे इसे बार बार ट्रिगर करते हैं, वो मुद्दे आने वाले दिनों में फिर नुमाया होंगे, तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुसीबत घटने की बजाय बढ़ेगी? मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ सकती है। देखिए, यूजीसी के मुद्दे का उस तरह का विरोध नहीं था, बहुत स्वाभाविक विरोध नहीं था, वो क्रिएटेड था। फिर कुछ लोगों ने दबाव की राजनीति के तहत उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि जो यूजीसी के नियम थे उसमें तो ओबीसी और दलित को एक साथ कर दिया। दलित कम्युनिटी के लोग हमेशा ओबीसी से भी प्रताड़ित होते हैं, खाली जनरल से ही नहीं होते, क्योंकि ओबीसी में क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हैं ना, यदुवंशी क्षत्रिय भी हैं और कुरवंशी क्षत्रिय हैं, और बहुत से उत्तर प्रदेश के ओबीसी दूसरे राज्यों में जनरल कास्ट के हैं, दूसरी जगहों पे वो जनरल कास्ट, जैसे पटेल यहाँ पे ओबीसी हैं, लेकिन गुजरात में जो है वो सामान्य वर्ग में है। यादव कम्युनिटी भी बहुत से राज्यों में सामान्य कैटेगरी में है, और जाट तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी है और बगल में हरियाणा में जनरल कैटेगरी में है। तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा था, इसका प्रेजेंटेशन ठीक से न पार्टी ने किया न लोगों ने किया। ये मुद्दा था, लेकिन इस तरीके से नहीं था। अच्छा, अब दूसरा क्या हुआ कि आप ओबीसी और दलित को एक साथ खड़ा कर दिया। अगर ओबीसी किसी दलित को प्रताड़ित करेगा तो उसकी शिकायत नहीं हो सकती थी, तो इससे तो दलित ही ज्यादा दुखी था, नाराज था, क्योंकि उसको ऐसे खड़ा कर दिया जहां वो को लेकर हालांकि थोड़ी बहस है कि इन चीजों को क्लियर नहीं किया है यूजीसी ने, और अलग अलग पक्ष हैं। खैर चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की भी जो राजनीति है, इस राजनीति में अगर कास्ट को पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल नैरेट किया जाएगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा था, चूंकि यूजीसी का आपने जिक्र कर दिया, वो बात मेरी लंबी हो गई, लेकिन जब भी कोई किसी पॉलिटिकल सिस्टम में या किसी राजनीतिक विमर्श में अगर आप जाति को, किसी एक पर्टिकुलर जाति को शामिल करते हैं, तो दो तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव होता है। एक तो उस जाति के लोग नाराज होते हैं, दूसरा दूसरी जातियों के लोग भी नाराज हो जाते हैं। मेरे पिछले 30-35 साल के मेरे पत्रकारिता के कैरियर में मैंने यही देखा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, और एक जगह से नहीं होता, वो 2-3 जगहों से हो जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी की जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुई, वो और एक जगह नहीं हुई, कई जगह हो गई, मतलब उसके कई आयाम होते हैं। बीएसपी के साथ भी यही हुआ कि भाई बीएसपी की सरकार में सिर्फ जाटों लोगों की ही सुनी जाती है, बाकी पासी कोरी दूसरे दलितों की नहीं सुनी जाती। ये नैरेटिव क्रिएट हो गया था अंदर खाने में, उसका नुकसान बसपा को हुआ, बसपा उसे काबू में नहीं कर पाई। तो जब भी कोई जाति से जोड़कर कोई राजनीतिक विमर्श शुरू होता है, तो उसके 2-3 आयाम अपने आप पैदा होते हैं, और फिर आपके हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश इसी तरफ जा रहा। मैं ऐसा सोचता था कि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शायद इसको काबू में कर पाएंगे, लेकिन अनजाने में उन्होंने इसको खुद ही हवा दे दी, और जिन अधिकारियों ने माघ मेले में जो कुछ भी किया और जिस तरह के बयान आए, उससे तो ये सारी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो चुकी हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो चीजें जो है वो और ज्यादा बिगड़ती हुई ही नजर आई हैं।
लेकिन खैर आने वाले दिनों में हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ हमने ये देखा है कि लगातार इस तरह की बातें होती हैं और पार्टी जो है वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी ठीक ठाक कर लेती है। आने वाले दिनों में ये ब्राह्मण बिरादरी की नाराज़गी या फिर यूजीसी का मुद्दा, अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर करवाने की एप्लीकेशन, ये तमाम अभी और हमारे सामने आएंगे और किस तरह से फिर समाज का रिएक्शन इन पर होता है, किस तरह से पॉलिटिक्स इनको लेकर अपने रंग दिखाती है, वो हमें देखना होगा, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।